नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज यूपीएससी 2025 पीटी के पेपर है और जीएस का पेपर अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सीसेट का पेपर तो अभी होना ही है, तो सीसेट के आधार पर ही ये तय होता है बंधुओं कि पेपर आसान आया था या कठिन आया था। केवल जीएस के आधार पर आप कभी भी पेपर का अंदाज़ा मत लगाइएगा, बहुत ही गलत अप्रोच होता है ये। जीएस के पेपर में अगर पिछले साल की कंपेयर करें तो जैसा 2024 का पेपर आया था वैसा ही उसी लेवल का 2025 का भी पेपर आया है। क्या आसान है? क्वेश्चंस कई सारे हिस्ट्री और पॉलिटी के देख करके आपको प्रथम दृष्टया लगेगा कि आसान पेपर है, लेकिन पेपर आसान नहीं है, क्योंकि जहाँ पर ये बोला गया है कि ऑप्शंस दिए गए हैं कि पहला कथन दूसरे का व्याख्या करता है या नहीं करता है, दूसरा तीसरा मिलकर पहले की व्याख्या करते हैं या नहीं करते हैं, वैसे सवालों में आते हुए सवाल भी बच्चों के गलत होंगे। ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक का जो हिस्सा है वो तुलनात्मक रूप से अधिक कठिन है। करंट अफेयर, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी का जो हिस्सा है वो मॉडरेट से आसान लेवल के सवाल भी उसमें हैं। ओवरऑल जो पेपर है ये आसान कहीं से भी नहीं है। कोई अगर आसान बोल रहे होंगे तो नए नवेले होंगे जिन्होंने जीवन में शायद पहली बार यूपीएससी पेपर देखा होगा, वही इसको आसान बोल सकते हैं। पेपर आसान नहीं है। देखिए, हल करते हैं इसको। सब कुछ तय होता है कि सीसेट का पेपर कैसा आएगा या सीसेट का पेपर कैसा आपने हल किया है। सीसेट अगर आसान आता है तो जीएस भी आसान हो जाता है अपने आप से, और अगर सीसेट कठिन होता है तो फिर जीएस कितना भी आसान रहे कोई काम का नहीं साबित होता है। पहला सवाल है कि वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन कौन कौन से माने जाते हैं। ऐसे वाहन जो इंजन, गियर बॉक्स, ट्रांसमिशन के आधार पर चलते हैं, तो ये सारे के सारे वाहन हो जाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा सभी तीन, सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है मानव रहित वाहन जो वायु वाहन होते हैं, यूएवी होते हैं, अनमैन्ड एयर व्हीकल जिसको कहा जाता है, उसके बारे में सवाल पूछा गया है। अगर यूपीएससी का आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एलिमिनेशन सीखा होगा, तो बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ सभी प्रकार, सभी प्रकार, सभी प्रकार और केवल, ये ऐसे वर्ड हैं जिनको आप आसानी से हटा सकते हैं। इनको हटाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। सभी प्रकार के यूएवी वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर सकते हैं, गलत है। सभी प्रकार के यूएवी स्वतः मंडरा नहीं सकते, ये भी गलत है। सभी प्रकार के यूएवी केवल बैटरी पर ही चलते हैं, ये भी गलत दिया हुआ है। सभी प्रकार लिखा हुआ है और केवल शब्द लिखा हुआ है, इसलिए आप इसको गलत कर सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल है इलेक्ट्रिक वाहन से ही संबंधित है। विद्युत वाहन बैटरियों के बारे में बताया गया है। तो कोबाल्ट, लिथियम और निकेल क्या पूछा गया है। सामान्यतः बैटरी के कैथोड के रूप में, तो कोबाल्ट, लिथियम और निकेल इनका कैथोड के रूप में उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का एनोड के रूप में उपयोग किया जाता है। तो केवल 3 इसका आंसर होना चाहिए। उसके बाद से सवाल पूछा गया है धूम्रपान के बाद सिगरेट के बचे हुए टुकड़े यानी सिगरेट के जो बड्स होते हैं, चश्मे के लेंस, कार के टायर, उपयुक्त में से कितनों में प्लास्टिक उपयोग होता है। तो सभी जगहों पर प्लास्टिक उपयोग हो सकता है। चौथे का आंसर सी हो जाएगा। पांचवा सवाल पूछा गया है कि एथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन और यूरिया उपयुक्त में से कितने के उत्पाद में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जाती है। कोयले से गैसीकरण के जो तकनीक है उसको यूज किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 में उपयोग किया जाता है, केवल 2 में उपयोग किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन का उत्पादन कोयला गैसीकरण से संभव नहीं है। एथेनॉल और यूरिया का उत्पादन किया जा सकता है। कभी कभी समाचार माध्यमों में चर्चित सामान्यतः Cl20, HMX, LLM-105 के रूप में ज्ञात रासायनिक पदार्थों में सर्वनिष्ठ अभिलक्षण क्या होते हैं। तो ये सभी के सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये विस्फोटक और सैन्य हथियार के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसका उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, बॉम्बे हो जाएगा। ऐसी अपेक्षा है कि मेजोराना 1 चिप क्वांटम कंप्यूटिंग को सुलभ बनाएगा। मेजोराना 1 चिप अमेजॉन वेब सर्विसेज के द्वारा शुरू किया गया है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपसमुच्चय है, यानी कि उसका एक हाई लेवल का माना जाता है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी, यानी कि पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ये चिप सर्विस अमेजॉन से बिलोंग नहीं करता है। 8वां शब्द पर सवाल पूछा गया, प्रायः समाचारों में चर्चित एल्कोलिन प्रतिरक्षियों मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा गया है। 8 का आंसर क्या हो जाएगा। इसमें देखिए मानव निर्मित प्रोटीन है, कौन सा सही है ये भी पूछा गया, तो ये सही हो जाएगा। वे विशिष्ट प्रतिजनों एंटीजनों से बंधने वाले अपनी क्षमता के कारण प्रतिरक्षात्मक प्रकारों को उद्दीपित करते हैं, ये भी यहाँ पर सही होगा। और वे निपाह विषाणु के संक्रमण जैसे विषाणु संक्रमण को उपचार में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। निपाह वायरस के बारे में पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों के तीनों यहाँ पर सही होंगे। 9 नंबर सवाल है कि महासागरीय जल में कोई विषाणु जीवित नहीं बच सकता। महासागर के कोई विषाणु जीवित नहीं बच सकता। महासागर के जल में क्योंकि खारा होता है इसलिए क्या, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। कोई विषाणु जीवाणुओं में संक्रमण नहीं कर सकता।
कोई वायरस क्या किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकती है, ये पूछा गया है यहाँ पर। कोई विषाणु परपोषी कोशिका में कोशिकीय अनुलेखन सक्रियता को परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर कौन से सही है? तो कोई सा भी सही नहीं है, तीनों के तीनों यहाँ पर गलत दिया हुआ है। वायरस में महासागर में भी जीवित रह सकते हैं वो। बैक्टीरिया को भी संक्रमित करने वाले वायरस को कहा जाता है बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। और मेजबान कोशिकाओं की गतिविधि में भी ये परिवर्तन कर सकता है, जिस शरीर में पहुँचता है उसके सेल में भी परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। इन्हीं सवालों के कारण मैंने बोला कि पेपर दिखने में आसान होने के बावजूद कठिन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके ऑप्शन बहुत कॉम्प्लेक्स दिए जाते हैं इस प्रकार के सवाल में। सक्रिय कार्बन बहिस्रावी धाराओं में से प्रदूषकों को हटाने और विभिन्न उद्योगों से आने वाले संदूषकों के उपचारण हेतु एक अच्छा आकर्षक साधन हो सकता है। दूसरा लिखा है कि सक्रिय कार्बन का एक वृहद पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया काफ़ी बड़ा होता है और उसमें भारी धातुओं को अधिशोषित करने की दमदार शक्ति होती है। कितना खराब हिंदी लिखा है, साक्यता लिखा है, ठीक है, उसमें क्षमता होती है, ये यहाँ पर कहा गया है। हेवी मेटल को भी वो अलग कर सकता है। सक्रिय कार्बन उच्च कार्बन अंश वाले वातावरणीय अपशिष्टों में से आसानी से संश्लेषित किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा ए। 2 और कथन 3 दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन 1 की बिल्कुल ही व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ का आंसर हो जाएगा ए। 10 का आंसर हो जाएगा ए। 11 एक अध्ययनों से सूचित होता है कि सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में उसके 5% से अधिक का योगदान है, ये पूछा गया है पहला। दूसरा पूछा गया है कि सीमेंट का निर्माण करते समय चूना पत्थर में सिलिका युक्त मृतिका मिलाई जाती है। तीसरा पूछा गया कि सीमेंट निर्माण हेतु क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर चूना में बदल जाता है। ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके आधार पर ऑप्शंस दिए गए हैं आपके समक्ष। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और कथन तीसरा दोनों सही हैं, किंतु उसमें से कोई भी केवल एक, उनमें से केवल एक है जो कथन 1 की व्याख्या कर रहा है। कथन 3 जो है यहाँ पर वो कथन 1 की व्याख्या कर रहा है, क्योंकि कथन 3 में क्लिंकर उत्पादन की बात की गई है जो सीधे सीधे CO2 के उत्पादन से जुड़ा हुआ प्रक्रिया होता है। कथन 1 है नेक्स्ट सवाल में 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 28 के बारे में पूछा गया है। पिछले साल वाले में पूछा गया। भारत ने जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किया। दूसरा है कि COP 28 जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा एक बाध्यकारी घोषणा है। इस पर हस्ताक्षर कर देने पर स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बन करना अधिदेशात्मक हो सकता है, यानी कि हेल्थ सेक्टर में आपको कार्बन उत्सर्जन को कम करना पड़ेगा। इतना ही छोटा सा स्टेटमेंट है, उसी को इतना खींच के इन्होंने लिखा है। यदि भारत के स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बनन कर दिया, मतलब डीकार्बोनाइजेशन कर दिया जाता है, इसका स्वास्थ्य देखभाली प्रणाली के लचीलेपन पर संकट आ सकता है, ये ऐसा कहा गया है। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा कि सी। कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है तथा वह कथन 1 की व्याख्या करता है। यहाँ पर जो ये कहा गया है, सॉरी, इसका आंसर ए होगा। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। भारत ने उस पर साइन नहीं किया COP 28 में, COP 28 में उस पर साइन नहीं किया हुआ है। 13 नंबर सवाल है कि वैज्ञानिक अध्ययन यह सुझाते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। अगला है कि सौर संस्फुरों यानी कि फ्लेयर्स, सोलर फ्लेयर्स जो होते हैं, सूर्य से उठने वाली फ्लेयर्स जो होते हैं, उससे संबद्ध किरीटी द्रव्यमान निष्कर्षणों से पृथ्वी के सबसे बाहरी वायुमंडल पर विशाल ऊर्जा राशि की बौछार होती है। ये कहा गया है कि सोलर फ्लेयर से पृथ्वी का जो बाह्य मंडल होता है उस पर भारी मात्रा में आयनों का बम्बार्डिंग होता है, ऐसा कहा जा रहा है। तीसरा है कि जैसे जैसे पृथ्वी का ध्रुवीय हिम पिघलता है, ध्रुव पर जो हमारे बर्फ है वो पिघलता है, तो जल की प्रवृत्ति विषुवत वृत्त की ओर जाने की होती है। जल जो है वो विषुवत वृत्त की ओर आते हैं, यानी कि ध्रुव से पिघल करके वो विषुवत की ओर आ जाते हैं, ऐसा कहा गया है 3 स्टेटमेंट में। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है तथा वो कथन 1 की व्याख्या करते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ध्रुवीय बर्फ का पिघलना पृथ्वी के द्रव्यमान के वितरण को बदलता है, जो घूर्णन को प्रभावित करता है, और सौर ज्वालाएं इस बदलाव का कारण नहीं होती हैं। सौर ज्वालाएं इसका कारण नहीं होती हैं, सौर ज्वाला से इसका कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर 14 नंबर। जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 की चर्चा सतत विकास जलवायु परिवर्तन विषयक वैश्विक चर्चाओं में बारंबार आती है। ठीक है, ये तो सवाल बिल्कुल सही दिया हुआ है स्टेटमेंट। अगला है कि जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6
कार्बन बाजार के सिद्धांत को, यानी कि कार्बन का जो बाजार है उसके निर्दिष्ट करता है, ये भी सही दिया हुआ है, इसी का व्याख्या ये कर रहा है। जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 का आशय दोनों देशों को अपने जलवायु लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उनके बीच गैर बाजारी रणनीतियों का संवर्धन करना है, यानी कि मार्केट के बियॉन्ड भी अगर आप कार्बन का व्यापार करना चाहते हैं तो उसमें भी आप खरीद बिक्री कर सकते हैं। दोनों ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा। कथन 2, 3 दोनों सही हैं और वो कथन 1 की व्याख्या कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है, 15 नंबर सवाल है कि निम्न से किस एक एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए प्रकृति समाधान नेचर सॉल्यूशन वित्त हब प्रारंभ किया है? कहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न से किस एक ने किसका शुरू किया है? तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रकृति समाधान यानी कि नेचर सॉल्यूशन वित्त हब को प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, एशिया डेवलपमेंट बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है कि प्रत्यक्ष वात प्रग्रहण यानी कि डायरेक्ट एयर कैप्चर, एयर में से डायरेक्ट हम किसका कैप्चर कर रहे हैं? तो CO2 का कैप्चर कर रहे हैं। उसके बारे में सवाल पूछा, निम्न से कथन में से कौन सा सही है? इसे कार्बन प्रक्षालन के विधि के रूप में प्रयोग किया था, बिल्कुल सही है ये प्लास्टिक उत्पादन हेतु खाद्य प्रसंस्करण में एक बहुमूल्य उपागम हो सकता है, ये भी सही है। विमानन में संश्लिष्ट न्यू कार्बन ईंधन जनन हेतु हाइड्रोजन में मिलाने के लिए कार्बन का स्रोत हो सकता है, बिल्कुल। जब हम एक बार वहाँ से कैप्चर कर सकते हैं तो इसका हम किसी भी प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। पीकॉक टेरिटूला ये क्या है? तो गुटी टेरिटूला के बारे में सवाल पूछा गया है। एक प्रकार का मकड़ी होता है जिसके बारे में सवाल पूछा गया है, एक प्रकार का मकड़ी होता है। पहला देखिए क्या है कि यह एक सर्वभक्षी पुरुष कवची क्रेटेशियन है, नहीं ये मकड़ी है एक प्रकार का, तो पहला तो वैसे ही गलत हो जाएगा। और इसका प्राकृतिक आवास भारत में कुछ वनों तक ही सीमित है, ये तो सही है। अपने प्राकृतिक आवास में यह एक वृक्षीय जाति है, तो दूसरा तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। 17 का डी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 0.5 टन CO2 प्रति व्यक्ति के हिसाब से है, 0.5 टन CO2 प्रति व्यक्ति के हिसाब से है। ईंधन दहन CO2 उत्सर्जन के आधार पर भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। भारत में विद्युत और ताप उत्पादक CO2 उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। जो हमारे पास थर्मल पावर प्लांट हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है, ऐसा कहा जा रहा है। 18 का आंसर हो जाएगा ए, केवल पूछा है कौन से सही है, पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, पहला और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। और पर पर्सन के हिसाब से कार्बन उत्सर्जन हम बहुत नीचे आते हैं, दूसरे स्थान पर नहीं आते हैं हम। कसावा, अदरक, मालाबार पालक, पुदीना और पपीता के बारे में पूछा गया है, उनका वर्णन आपसे पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही दिया हुआ है। 19 का आंसर जरा हम लोग देखेंगे तो कसावा क्या होगा? इसका आंसर क्या हो कि केवल 2 ही यहाँ पर सही दिया हुआ है, एक कसावा दिया हुआ सही और एक पपीता दिया हुआ है सही। काष्ठीय झाड़ी होते हैं ये दोनों। बाकी अदरक, मालाबार पालक और पुदीना के बारे में यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो 19 का आंसर हो जाएगा, केवल 2 यहाँ पर सही हैं, केवल 2 यहाँ पर सही दिए हुए हैं। पृथ्वी ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। वर्षा वन महासागरों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्षा वन जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, विषुवतीय वन जिनको कहा जाता है, उनमें ऑक्सीजन का उत्सर्जन ज़्यादा होता है महासागर की तुलना में। अगला पूछा गया, समुद्री पादप प्लावक प्रकाश संश्लेषी जीवाणु विश्व में ऑक्सीजन का लगभग 50% उत्पादित करते हैं। वायुमंडलीय हवा में विद्यमान ऑक्सीजन की तुलना में सुचारू रूप से ऑक्सीकृत पृष्ठ जल में अनेक गुना अधिक ऑक्सीजन होते हैं। पृथ्वी के बारे में कुछ नॉर्मल से फैक्ट पूछे गए हैं आपसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल यहाँ पर दूसरा सही दिया हुआ है, केवल दूसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, पहला और तीसरा गलत दिया हुआ है। समुद्री फाइटोप्लैंक्टन 50% ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, वर्षा वन का कम योगदान है ये, है ना। जो सतही जल होते हैं उसमें अधिक ऑक्सीजन नहीं होती, इसीलिए पहला और तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। महासागर से अधिक ऑक्सीजन, महासागर में अधिक ऑक्सीजन होते हैं वर्षा वन की तुलना में, इसीलिए यहाँ पर पहला गलत हो जाएगा। देखिए पहला वही तो लिखा हुआ है कि वर्षा वन महासागरों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कौन सा? तो 20 नंबर कर लिया हमने, 21 नंबर है। राजा राम मोहन राय जी के बारे में सवाल पूछा गया है, राजा राम मोहन राय जी के बारे में, और इसीलिए मैंने बोला था कि जो सवाल इस बार पूछे गए हिस्ट्री में वो गेस किए जा सकते थे और पढ़े हुए टॉपिक होंगे, ऐसा नहीं होगा कि कभी सुना नहीं है। राजा राम मोहन राय जी के बारे में सवाल पूछा गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसमें प्राच्य विद्या के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था। उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्क संगत वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सभी पुरुषों और महिलाओं के मानवीय गरिमा और सामाजिक समता के सिद्धांत को माने। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने देखिए प्राच्य का मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे यहाँ की शिक्षा प्रचलित थी, जिसमें फिलॉसफी पढ़ते थे हम या दार्शनिक सिद्धांत पढ़ते थे, उनके प्रति उनका अनादर था, मतलब कि आदर था, अनुराग था, प्रेम था, लगाव था।
तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसा मान रहे हैं कि राजा राम मोहन राय पूर्ण रूप से पाश्चात्य शिक्षा यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन को ही सपोर्ट करते थे और अपने यहाँ के एजुकेशन को हीन मानते थे, तो ये गलत है। उन्होंने वेस्टर्न लॉजिकल मैथमेटिक्स विज्ञान को भी तवज्जो दिया और अपने यहाँ की जो फिलॉसफी है, सिद्धांत है, दर्शन है, उसका भी उन्होंने आदर किया था। इसीलिए यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही होंगे। कई सारे बच्चों ने इसमें बी मारा होगा, उनको लगा होगा कि प्राच्य है तो यहाँ के चीज़ों का उन्होंने सम्मान नहीं किया, ऐसा गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा। और सहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायालय और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार, अहिंसा का कठोर अनुपालन, उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण, विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा डी। सभी के सभी 4 के 4 यहाँ पर सही दिए हुए हैं। सभी के सभी अवयव थे असहयोग आंदोलन के दौरान। अर्घट्ट विधि के बारे में पूछा गया है। अर्घट्ट विधि के बारे में पूछा गया है। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? एक बड़ा चक्का जिसकी आराओं स्पोक्स के बाहरी छोर पर मिट्टी के पात्र बंधे होते हैं और वो स्पोक्स घूमता रहता है और मिट्टी के पात्र पानी उठा करके खेत में डालते रहते हैं। इसी को कहा जाता है अर्घट्ट विधि। प्राचीन भारत में भी आपने पढ़ा होगा, मध्यकालीन भारत हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में इसका फोटो बना करके भी दिया रहता है अर्घट्ट विधि का, और उस फोटो से ही सवाल पूछा गया है आपसे कि होता कैसा है ये। प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मत्त विलास, विचित्रित और गुण भरा उपाधियां धारण की? मत्त विलास, प्रहसन, ये सब किसकी उपाधियां हैं? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्र वर्मन प्रथम का है। महेंद्र वर्मन प्रथम का है। पल्लव शासक था। तमिलनाडु वर्तमान का जो है वहीं पर शासक था। फिर इसके बाद से कौन आएगा? इसके बाद से आएगा मामल्ला, जिसको मामल्लपुरम जिसके नाम पर है उसका नाम आता है इसके बाद से। चीनी तीर्थयात्री फायान ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में की थी। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के समय में किया था। इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ये राजेंद्र चोल ने ये काम किया था। अगला दिया हुआ है प्रादेशिक क्षेत्र और इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ। ये प्रादेशिक क्षेत्र जो हैं ये ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के हैं। अस्मक, कंबोज, अवंती, कोसल। अस्मक के बगल में गोदावरी लिखा हुआ है, कंबोज के बगल में विपाशा लिखा हुआ है, विपाशा होना चाहिए, विपास लिखा हुआ है। अवंती के बगल में महानदी लिखा हुआ है और कोसल के बगल में सरयू लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको आ भी रहा होगा, चारों नहीं पता होगा तो आप इसको हल नहीं कर पाएंगे। 27 का आंसर हो जाएगा केवल तीन हो जाएगा। अस्मक गोदावरी सही है, कंबोज विपास सही है, कोसल सरयू सही है। अवंती महानदी जो यहाँ पर दिया हुआ है ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है, अवंती महानदी नहीं होगा। अवंती को आप आज के उज्जैन से जोड़ सकते हैं और ये कौन सी नदी? शिप्रा नदी हो जाएगा, शिप्रा नदी होना चाहिए, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इसका आंसर केवल 3 होना चाहिए। अगला है प्रथम गंधर्व महाविद्यालय, जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पुलस्कर द्वारा 1901 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर हो जाएगा डी, लाहौर में स्थापित किया गया था। 29 है कि जैसा कि अशोक के अभिलेख से ज्ञात होता है, प्रादेशिक, राजुक और युक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जिला स्तरीय प्रशासन संभालते थे ये। और सहयोग आंदोलन के बारे में सवाल पूछा गया है। कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य होगा। अगला है कि इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसमें सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे, केवल तब और जब स्वराज 1 वर्ष प्राप्त न होता सरकार दमन पर उतर आती है, ऐसा दूसरे कथन में कहा गया है। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए हुए हैं, बीपीएससी पीटी को लेकर के 15 जून से टेस्ट सीरीज हो रहा है अपना, 15 जून से शुरू हो रहा है। आप जुड़ सकते हैं बहुत ही कम प्राइस पर, सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज मैं दूंगा आपको। जुड़ेंगे तो आपको अनुभव होगा कि वाकई सबसे शानदार टेस्ट सीरीज मैं दूंगा आपको। ठीक है, बहुत मेहनत से बनाया गया है। देखिए पहला सवाल 31 नंबर क्या है कि बॉन्ड और प्रतिरक्षा निधियाँ, स्टॉक और जोखिम पूंजी उपयुक्त में से कितनों को वैकल्पिक निवेश निधि माना जा सकता है? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 को माना जा सकता है, केवल 2 को। हेज फंड्स और वेंचर कैपिटल वैकल्पिक निवेश फंड हैं। बॉन्ड्स और स्टॉक वैकल्पिक निबंध में नहीं आते हैं, बॉन्ड्स और स्टॉक वैकल्पिक निवेश निधि में नहीं आते हैं। निम्न से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक की आय के स्रोत हैं? सरकारी बॉन्डों का क्रय और विक्रय, विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय, पेंशन निधि प्रबंधन, निजी कंपनियों को ऋण देना,
करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण, किन किन चीज़ों से रिजर्व बैंक आय अर्जित करती है, ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 5 हो जाएगा। 1, 2 और 5 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आरबीआई की आय सरकारी बॉन्ड, विदेशी मुद्रा व्यापार और मुद्रा छपाई से होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 5 हो जाएगा। निजी कंपनियों को तो ऋण आरबीआई देती ही नहीं है, निजी कंपनियों को तो ऋण देती ही नहीं है, तो चौथा तो आप वैसे ही काट सकते थे, चौथा तो आप वैसे ही काट सकते थे, और पाँचवा तो होगा ही होगा, इसलिए 1, 3, 5 इसका आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। 33 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है। प्रवर्तन निदेशालय, इस संगठन ने कुछ कार्य दिए हुए हैं, यह संगठन किसके अधीन आता है, ये दिया हुआ है। इसी प्रकार से राजस्व आसूचना निदेशालय, प्रणाली और आंकड़ा सिस्टम एंड डेटा प्रबंधन महानिदेशालय, और ये 3 के बारे में दिया गया है। पूछा गया है कि कौन से कथन सही हैं, सही सुमेलित हैं यहाँ पर। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिदेश करता है। भारत में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट BRSR प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में उसका प्रकटन करती है जो मुख्यतः गैर वित्तीय स्वरूप के होते हैं, उन चीज़ों के बारे में बताती है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल दूसरा सही है, केवल और केवल दूसरा सही है। यह अभी तक अनिवार्य नहीं किया गया है, यह अभी तक अनिवार्य नहीं किया गया है, अनिवार्य नहीं किया गया है, इसीलिए पहला यहाँ पर गलत हो जाएगा, केवल दूसरा सही होगा। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादन जैसे संवर्गीय कृषि कार्यकलाप से प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है। अगर आप कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन करते हैं, ऊन उत्पादन जैसे काम करते हैं, तो आपको कोई कर नहीं देना होता है। भारत में आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाता है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 जो है उसकी व्याख्या कथन 2 के द्वारा नहीं हो रही है यहाँ पर। अगला सवाल देखिए क्या है कि भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है, और भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, खनिजों में साधन संपन्न है। क्या हमारे पास 30 के 30 क्रिटिकल मिनरल्स बिल्कुल साधन संपन्न है, पर्याप्त मात्रा मौजूद है। संसद ने 2023 में खान और खनिज विकास विनिमय अधिनियम 1957 में संशोधन का कतिपय अति आवश्यक खनिजों के लिए खनन, पट्टा और संयुक्त कंपोजिट लाइसेंस नीलामी से देने हेतु केंद्रीय सरकार को अनन्य रूप से सशक्त किया है। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, यहाँ पर सही दिया हुआ है, पहला और तीसरा सही दिया हुआ है। दूसरा को अगर आप एलिमिनेट करते कि बिल्कुल गलत है दूसरा, हमारे पास सारे के सारे क्रिटिकल मिनरल्स मौजूद नहीं हैं, तो आप आसानी से इसका तीसरा आंसर निकाल सकते थे। अगला सवाल है 37 नंबर सवाल देखिए क्या है कि जहाँ तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफलों का संबंध है, आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारकों को अपेक्षाकृत कम जोखिम रहता है। स्टॉक अगर आपके पास में है तो उतार चढ़ाव अधिक होता है, बॉन्ड अगर आपके पास में है तो आपका पैसा सुरक्षित है, ऐसा पहला कथन में कहा गया है। बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, जबकि स्टॉक धारक उसके स्वामी होते हैं। स्टॉक धारक क्या स्वामी होते हैं? क्या आपके पास 10 स्टॉक है तो क्या आप स्वामी हो जाएंगे? अगला है कि पुनर्भुगतान के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों के स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि जब कंपनी अपना रिटर्न देती है लोगों को तो बॉन्ड धारक को पहले देती है, स्टॉक धारक को बाद में देती है, ऐसा कहा जा रहा है। 37 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कथन 2 और 3 दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन 1 की व्याख्या कर रहे हैं, कथन 1 की वो व्याख्या कर रहे हैं। 38 नंबर है कि वैश्विक स्तर पर किए गए सभी इक्विटी विकल्प संविदाओं के कारोबार में भारत का अत्यधिक वृहद अंश होता है। इस प्रकार भारत सहसा अतिवृद्धि को दर्शाता है। हाल के विगत समय भारत का स्टॉक बाजार तेजी से बढ़ा है, यहाँ तक कि उसने एक समय में इसमें हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया था। हमारा जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट बहुत उतार चढ़ाव आया है, उसी से सवाल बनाया गया है। छोटे निवेशकों को या तो विकल्प बाजार व्यापार जोखिम की चेतावनी देने या इस विषय में अपंजीकृत वित्तीय सलाहकारों पर कार्रवाई करने के लिए कोई नियामक निकाय नहीं है अभी भी देश में, ऐसा कहा जा रहा है। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 38 का आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, यहाँ पर सही दिया हुआ है, पहला और दूसरा केवल यहाँ पर सही दिया हुआ है। सेबी के द्वारा इन जोखिमों को नियंत्रित किया जाता है। सेबी नामक संस्था है जो इस जोखिमों को नियंत्रित करती है। सेबी पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा चर्चा में था, उसी से ये सवाल पूछा गया है।
39 नंबर सवाल है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करती है। चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल के प्रयोग को कम करती है। चक्रीय अर्थव्यवस्था रिसाइकल इकोनॉमी, जो साइकिल इकोनॉमी जिसको कहा जाता है। चक्रीय का मतलब एक सामान का बार बार उपयोग करें, आप खराब होने पर फिर से उसको रिसाइकल करके उपयोग करें। चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को कम करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही। सारे कथन सही भी हैं और पहले की व्याख्या भी दूसरा तीसरा कर रहे हैं। पूंजीगत प्राप्तियां देयता का सृजन करती हैं या सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती हैं। उधार ग्रहण विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां हैं। ऋणों पर ब्याज बाजार सरकार की देयता का सृजन करती हैं। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। तीनों के तीनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं। तीनों के तीनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं। 41 नंबर है ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन और उत्तरी मैसेडोनिया के बारे में पूछा गया है। 41 नंबर सवाल है, आपसे पूछा गया है उपयुक्त रूप से कितने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य हैं? नाटो के संगठन के सदस्य हैं, ये पूछा गया है। नाटो के हाल ही में मेंबर बने थे, इसलिए पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 5 है, केवल 5 है। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल 5 हो जाएगा। मैसेडोनिया भी एक सदस्य, लेकिन सर्बिया यहाँ पर सदस्य नहीं है। इसका सर्बिया सदस्य नहीं है, सर्बिया सदस्य नहीं है। सर्बिया पर रूस का प्रभाव अधिक माना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, इसका उत्तर हो जाएगा सी। केवल 5 यहाँ पर हैं। बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पराग्वे और वेनेजुएला। एंडीज पर्वत श्रृंखला उपयुक्त देशों में कितने में से होकर गुजरती है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर हो जाएगा केवल 5, केवल 5 हो जाएगा, केवल 5 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर और वेनेजुएला में है। यहाँ पर कहाँ पर नहीं है? तो पराग्वे में नहीं होगा, पराग्वे में नहीं होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। तांगनिका झील और टेनेपो टोनले सैप झील और पाटोस लैगून, भूमध्य रेखा इनमें से कितनों से होकर के गुजरती है, पूछा जा रहा है। विषुवत इनमें से कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से केवल एक से होकर के गुजरती है, केवल एक से होकर के गुजरती है। केवल टांगस्ले सप झील से भूमध्य रेखा गुजरती है, बाकी इन दोनों से नहीं गुजरती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। 44 है, वर्ष 2022-2023 के दौरान हल्दी के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं। भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्य हैं। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इस 44 का आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। पहला और दूसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि महाद्वीपीय विस्थापन की घटना के बारे में पूछा गया है। ब्राज़ील तट के प्राचीन शैलों की मेखला पश्चिमी अफ्रीका तट के प्राचीन शैलों की मेखला से मिलती है। घाना के स्वर्ण निक्षेप ब्राज़ील पठार से उत्पन्न होते हैं जब वो दोनों महाद्वीप अलग अगल बगल में अवस्थित होते हैं। यह ज्ञात है कि भारत के गोंडवाना अवसाद तंत्र के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न भूखंडों में भी मिलते हैं। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही दिया हुआ है। तीनों के तीनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक है। उपोष्ण शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्क पवन चलती है। तो 46 का आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए सी। कथन 1 सही है, कथन 2 सही नहीं यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है 47 नंबर कि जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं भूखंडों से गुजरती हुई विषुवत वृत्त की ओर मुड़ जाती हैं। समताप का मतलब होता है एक जैसे तापमान को मिलाने वाली रेखा। जनवरी महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध के भूखंडों के ऊपर की हवा से अधिक गर्म होती है। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाए। कथन 1 और 2 यहाँ पर सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या भी करता है। अगला सवाल है कि शैलों पर जल के प्रभाव के संदर्भ में चौक एक अत्यंत पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है, जबकि मृत्तिका एक नितांत अपारगम्य न्यूनतम पारगम्य शैलों के रूप में ज्ञात है। चौक सांद्र होता है और जल अवशोषित कर सकता है। 48 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तीसरा भी है। मृत्तिका बिल्कुल ही संबंध से नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं। उनमें से केवल एक ही कथन जो है वो उसकी व्याख्या कर रहा है। वो कथन कौन सा है? दूसरा कथन व्याख्या कर पा रहा है, तीसरा व्याख्या नहीं कर रहा है। 49 नंबर है कि वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक से बहुत नीचे होता, यानी कि अगर वायुमंडल नहीं होता तो हमारे जो भूमि है उस पर तापमान बहुत कम चला जाता, न्यूनतम चला जाता, हिमांक से भी नीचे चला जाता। वायुमंडल के द्वारा अवशोषित व पासित ट्रैप्ड उष्मा हमारे ग्रह का औसत तापमान बनाए रखता है। वही कि गैस अगर हमारे आस पड़ोस में नहीं होते, हमारे जो वातावरण है, वायुमंडल है, वो अगर उन गैसों को ट्रैप करके नहीं रखता तो पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। दिन में बहुत ज़्यादा हो जाता, रात को बहुत कम हो जाता। वायुमंडल के कारण ही औसत टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर हम बनाकर रख पाते हैं।
वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें विकिरण को अवशोषित व पासित करने के लिए विशेष रूप से उत्तम होती हैं। 49 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही दिया हुआ है, सारे के सारे यहाँ पर सही हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में 50 नंबर में पूछा गया है। यह ग्रामीण निर्धनों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश न्यून उत्पादकता वाले देशज पशु छोटे व सीमांत कृषक तथा भूमिहीन श्रमिकों के पास होते हैं। बिल्कुल सही है ये। इसे वैज्ञानिक रूप में साकल्यवादी के रूप में देशज गोपशु और भैंस के पालन और संरक्षण को प्रोत्साहन के लिए आरंभ किया गया है। 50 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों यहाँ पर सही दिया हुआ है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि मध्यवर्ती स्तर पंचायत सभी राज्यों में विद्यमान है। मध्यवर्ती स्तर किसी पंचायत में सदस्य होने हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु प्राप्त होना चाहिए। किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायतों की वित्तीय दशा के पुनरीक्षण के लिए और राज्य द्वारा उद्गृहित करों और शुल्कों के निवल आगम को मध्यवर्ती स्तर पर राज्य और पंचायतों के बीच वितरित करने हेतु सिफारिश करने के लिए एक आयोग का गठन करता है। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। सही नहीं पूछा गया है आपसे, तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, पहला यहाँ पर सही दिया हुआ है। 30 वर्ष की आयु के कारण से गलत दिया हुआ है। बिम्स्टेक के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा गया है। यह जनवरी 2025 तक 7 सदस्य देशों से मिलकर बनी एक क्षेत्रीय संगठन है। यह ढाका घोषणा 1999 के हस्ताक्षर होने के साथ अस्तित्व में आया है। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल बिम्स्टेक के संस्थापक सदस्य देश हैं। बिम्स्टेक के पर्यटन उपक्षेत्रों का नेतृत्व भारत कर रहा है। 52 का आंसर क्या हो जाएगा? 52 का आंसर हो जाएगा सी। पहला और चौथा यहाँ पर सही दिया हुआ है, पहला और चौथा यहाँ पर सही दिया हुआ। नेक्स्ट सवाल है, गांधी शांति पुरस्कार के बारे में पूछा गया है। प्राप्तकर्ता का चयन करने के लिए जूरी बनती है। गांधी शांति पुरस्कार जब बांटा जाता है तो प्राप्तकर्ता की जूरी कैसे बनाई जाती है? तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के द्वारा चुनाव किया जाता है। अगला सवाल है कि जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन आवश्यक आवर्धन प्रदान करने हेतु भू स्थित स्टेशनों की प्रणाली का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन गगन के बारे में सही दिया हुआ है? गगन जो हमारा जीपीएस है उसके बारे में कौन सा सही दिया हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दूसरा, पहला और दूसरा सही है। इसे अतिरिक्त सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए विकल्पित किया गया है। इससे और अधिक एकरूप और उच्च गुणवत्ता का वायु यातायात प्रबंधन प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, पहला और दूसरा सही हुआ। तीसरा क्यों गलत है? यहाँ पर केवल शब्द लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप एलिमिनेट इसको कर सकते हैं। ग्रैंड पैले पेरिस में फरवरी 2025 में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन के बारे में सवाल पूछा गया है। मैंने करवाया भी था, इस पर आंसर राइटिंग भी करवाया है। भारत की सह अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन में 2023 में संपन्न बेलेचली पार्क शिखर सम्मेलन 2024 में संपन्न सियोल शिखर सम्मेलन में की गई पहलों को आगे विकसित किया गया है। अन्य देशों के साथ यूएस और यूके ने भी समावेशी और सतत एआई विषयक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। 55 का आंसर क्या हो जाएगा? 55 का आंसर हो जाएगा सी। नहीं, इसका 55 का आंसर केवल एक होना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है यूएस और यूके ने साइन नहीं किया है। तो एक बार इसको भी रीचेक कर लीजिएगा। किसी आंसर में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। सॉल्व मैं अभी कर रहा हूँ, हो सकता है किसी आंसर में मुझसे गलती हुआ हो, तो उसके लिए हमेशा ही मैं तैयार रहता हूँ कि अगर कुछ गलत होता है तो मैं उसको करेक्ट कर दूँगा। ठीक है। 56 नंबर सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष 2026 में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सतत समुत्थानशील रेजिलिएंट पर्यटन वर्ष 2027, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष 2025, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह जागरूकता और ग्रहीय रक्षा प्लेनेटरी डिफेंस वर्ष 2029 में मनाया जाएगा। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 यहाँ पर सही है, केवल 3 यहाँ पर सही है। कौन कौन सा? 25, 26 और 29 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष सही है। 2027 वाला जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगला है ब्रिक्स के संबंध में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। 57 नंबर देखिए यहाँ पर क्या है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में कजान में संपन्न हुआ। इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास सुरक्षा के लिए बहुसांस्कृतिकवाद को सशक्त करना था। 57 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। पहला और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, पहला और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। इंडोनेशिया ने अभी पूर्ण सदस्यता प्राप्त नहीं की है। वैसे इसके ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है, अगर ऑप्शन में रहता तो कहीं कहीं पर न्यूज़ में ये भी दिखा रहे कि इंडोनेशिया ने फरवरी 2025 में पूर्ण सदस्यता प्राप्त कर ली है। तो 1, 2, 3 तो ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है मुझे 57 में। 1 और 2 है, 2 और 3 है, 1 और 3 और केवल 1 है। तो उसके हिसाब से सबसे बेस्ट आंसर 1 और 3 होना चाहिए। फरवरी के कई सारे न्यूज़पेपर में आपको दिखेंगे कि इंडोनेशिया ने पूर्ण सदस्यता प्राप्त कर ली है।
लोकपाल के विषय में आपसे सवाल पूछा गया है। लोकपाल के विषय में देखिए क्या है, लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों को प्रयुक्त होती है, किंतु भारत से बाहर पदस्थापित भारतीय लोक सेवकों को प्रयुक्त नहीं होती है। यानी कि भारत से बाहर अगर कोई लोक सेवक काम कर रहा है तो उसके ऊपर लोकपाल की शक्ति नहीं होती है। संसद का कोई सदस्य या किसी राज्य या संघ के राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा। केवल भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, चाहे वो पदाधिकारी हो या सेवानिवृत्त हो, इसका अध्यक्ष होगा। इसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण करने की तारीख को 45 वर्ष से कम व्यक्ति का होना चाहिए, मतलब वर्ष का होना चाहिए। लोकपाल भारत के प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार अभिकथनों की जांच नहीं कर सकता है। बोला जा रहा है 45 वर्ष से कम वय का व्यक्ति नहीं होगा, ये पूछा गया है। और प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच नहीं कर सकता, ये कहा गया है। भारत के बाहर जांच नहीं कर सकता, ऐसा भी कहा गया है। तो 58 का आंसर अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा कि केवल 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है, ए आंसर हो जाएगा। केवल 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है, बाकी पहला और तीसरा दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। वैसे तो पहला और तीसरा दोनों ही होना चाहिए कि 45 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति लोकपाल नहीं बनता है। और भारत के बाहर जो सिविल सेवक होते हैं उस पर प्रत्यक्ष रूप से अभी भी अधिकार नहीं दिया हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से अभी भी अधिकार नहीं दिया हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। तो अगर हम प्रत्यक्ष रूप वाला ऑप्शन हटा देते हैं तब तो केवल 3 ही होगा, वरना इस सवाल में ऑप्शन मेरे हिसाब से सही नहीं दिए हुए हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, प्रथम खो खो विश्व कप के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा गया है। 59 नंबर। इस विश्व कप का आयोजन दिल्ली, भारत में हुआ है। भारतीय पुरुष फाइनल में नेपाल को 78-40 के स्कोर से हराकर पुरुष वर्ग में विश्व विजेता बने हैं। भारतीय महिलाएं फाइनल में नेपाल को 54-36 के स्कोर से हराकर के महिला वर्ग में विश्व विजेताएं बनी हैं। 59 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तीनों के तीनों यहाँ पर सही दिया हुआ है। 60 नंबर है कि 2024 में आयोजित 45 में चेस ओलंपियाड के फाइनल में गुकेश दोमाराजू रूस के इयान नोमोनचियाची को हराकर विश्व के सबसे कम आयु के विजेता बने हैं। अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा के पास विश्व का अभी तक का सबसे कम आयु का ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड है। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोनों को दोनों कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है। 61 है, कुछ दुर्लभ मृदा तत्व रेयर अर्थ मेटल सपाट टेलीविज़न यानी कि जो फ्लैट टेलीविज़न होते हैं, स्क्रीन व कंप्यूटर मॉनिटरिंग के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। अगला है, कुछ दुर्लभ मृदा तत्व में स्प्रूदीप गुणधर्म भी होते हैं। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा, 61 का आंसर हो जाएगा ए। दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। उसी गुणधर्म के कारण उसका स्क्रीन में और एलईडी वगैरह के निर्माण में किया जाता है। भारतीय रेलवे 2028 तक भविष्य के लिए रेलवे तैयार करने के लिए भारतीय रेलवे 2028 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली सृजित करने हेतु एक राष्ट्रीय रेल प्लान तैयार किया है। कवच जर्मनी के सहयोग से विकसित 140 ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। जर्मनी का कोई साथ इसमें हमने नहीं लिया है, जर्मनी का कोई योगदान हमने इसमें नहीं लिया है। तो 62 का आंसर तो आपको पूछा गया गलत, आपसे गलत पूछा गया, सॉरी। हाँ, कवच प्रणाली में स्टेशन सेक्शन के ट्रैक पर लगे हुए RFID टैग होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 62 का आंसर हो जाएगा बी। दूसरा और तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। जर्मनी से कोई सहयोग नहीं लिया है हमने, जर्मनी से कोई सहयोग नहीं लिया है। और कवच भारत विकसित हुआ है। और RFID टैग स्टेशन खंड में उपयोग नहीं किए जाते हैं, स्टेशन खंड में उपयोग नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित अंतरिक्ष मिशनों पर विचार कीजिए। एक्जियोम 4, स्पार्टेक्स और गगनयान के बारे में पूछा गया है। एक्जियोम 4 आपको पता ही होगा, अभी हाल ही में होने वाला है। 63 नंबर देखिए क्या है, 63 नंबर देखिए क्या है, उपयुक्त अंतरिक्ष मिशन में से कितने सूक्ष्म गुरुत्व यानी कि माइक्रो ग्रेविटी विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित और समर्थित करते हैं। यानी कि हम कुछ चीज़ों का रिसर्च केवल और केवल सूक्ष्म ग्रेविटी, जहाँ पर ग्रेविटी नहीं है उन्हीं चीज़ों पर हम करना चाहते हैं, वहाँ पर ले जाकर हम रिसर्च करना चाहते हैं। तो कौन से इनमें से ऐसे मिशन हैं जो हम अंतरिक्ष में इसलिए भेज रहे हैं ताकि हम वहाँ पर केवल रिसर्च कंडक्ट कर सकें। तो 63 का आंसर क्या होगा, 63 का आंसर हो जाएगा केवल दो। वो कौन कौन से होंगे, एक्जियोम 4 और गगनयान माइक्रो ग्रेविटी अनुसंधान का समर्थन करते हैं। माइक्रो ग्रेविटी अनुसंधान का समर्थन करने के लिए किया जा रहा है। 63 का आंसर बी हो जाएगा। 64 नंबर के भारत की रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। डोनियर 228 समुद्री गश्ती वायुयान है। IL-76 पाराध्वनिक युद्धक वायुयान है। और C-70 ग्लोबमास्टर 3 सैन्य परिवहन के वायुयान है। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 यहाँ पर सही दिया हुआ है। डोनियर 228, C-17 सही है। IL-76 सुपरसोनिक नहीं है, ये सुपरसोनिक विमान नहीं है अभी हमारे पास में, सुपरसोनिक नहीं है ये। वायु प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा कराने के तरीकों में किनका उपयोग किया जाता है। तो 65 का आंसर हो जाएगा ए। सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग करते हैं हम लोग। आसान सवाल था ये। तो भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति बारे में आपसे सवाल पूछा गया है।
राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन लाया जा सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकते हैं। क्या उनकी विवेकाधीन शक्ति है? अपने विवेक से क्या फैसला ले सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 यहाँ पर सही है। ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं होती है, केंद्र सरकार की सलाह से राष्ट्रपति इस पर फैसला लेते हैं। अगला है कि लोकसभा का विघटन होने पर विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा, यानी कि अध्यक्ष जो है वो तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि नेक्स्ट अध्यक्ष नहीं आ जाते हैं, ये पूछा जा रहा है। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा। भारत के संविधान में ऐसी कोई चर्चा नहीं है, तो दूसरा तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, दूसरा बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, दूसरा बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और इस प्रकार से आप 67 एक वर्ड एलिमिनेट करके आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते थे। अगला सवाल, यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निर्भरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तब संघ के मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। भारत के संविधान के शब्द में राजनीतिक दल का कहीं पर कोई उल्लेख नहीं किया गया है, तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, पहला यहाँ पर गलत दिया। अंतिम निर्णय नहीं होता है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। भारत में राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के बारे में रियायत के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, कि राज्यों के पास में कोई शक्ति नहीं है, भले ही ऐसे खनिज उनके अपने भूभागों में अवस्थित हों। भारत में केंद्र सरकार के पास प्रासंगिक विधि के अधीन गौण खनिजों को अधिसूचित करने की शक्ति है, तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? 69 का आंसर हो जाएगा बी। दोनों कथन सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है ये। किस संस्था ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के हानि के नियंत्रण हेतु प्राकृतिक पुनः स्थापन विधि नेचर रेस्टोरेशन लॉ अधिनियमित की है? तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ ने ये अधिनियमित किया है। न्यूज़पेपर डिस्कशन में हमने पढ़ा था ये। अगला सवाल, मान लीजिए सरकार का राजस्व घाटा 80,000 है, 80,000 करोड़ रुपए है, राजस्व प्राप्ति 60,000 करोड़ है, यानी कि प्राप्त हुआ है 60,000 और घाटा हुआ है 80,000, है ना। राजस्व व्यय हुआ है 80,000, मान लीजिए राजस्व व्यय 80,000 है और प्राप्ति 60,000 है। सरकारी बजट 10,000 करोड़ रुपए के उधार ग्रहण और 6,000 करोड़ रुपए के भुगतान के ब्याज भुगतान को भी प्रदर्शित करता है। तो निम्न से कौन सा कथन सही होगा, ये आपसे पूछा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर घाटे में चल रहा है, तो 71 के आंसर पर अगर हम डायरेक्ट जाएंगे तो पहला और तीसरा केवल यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला और तीसरा है कि राजस्व घाटा 20,000 करोड़ का है, जो आपको दिख ही रहा है। 20,000 करोड़ का राजस्व घाटा दिख ही रहा है भाई, आ रहा है आमदनी आ रही है 60,000 और खर्ची कर रहा है 80,000, तो 20,000 करोड़ तो घाटा ही हो गया ना। और तीसरा क्या है यहाँ पर? तीसरा क्या है यहाँ पर 71 में? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक घाटा 4,000 करोड़ का है, तो वो भी सही हो जाएगा। यानी कि पहला और तीसरा यहाँ पर सही होना चाहिए, पहला और तीसरा यहाँ पर सही होना चाहिए, पहला और तीसरा यहाँ पर सही होना चाहिए। राजस्व घाटा प्राथमिक घाटा सही गणना कर सकते हैं आप, इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट है कॉरिडोर बना रहे INSTC, जो एक बहु मॉडल परिवहन कॉरिडोर है कि संस्थापक सदस्यों में से एक है। यह कॉरिडोर किन्हें जोड़ेगा? तो भारत से मध्य एशिया से यूरोप को ईरान होते हुए जोड़ेगा। 72 का आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व के 2 प्रमुख एथेनॉल उत्पादक ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका में से संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में ब्राजील अधिक एथेनॉल का उत्पादन करता है। जहां संयुक्त राज्य अमेरिका में एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रधान भरण सामग्री फीड स्टॉक मक्का है, इसके विपरीत ब्राज़ील में इसके लिए गन्ना है। यानी कि ब्राज़ील गन्ना से इथेनॉल बनाता है, अमेरिका मक्का से इथेनॉल बनाता है, ऐसा कहा जा रहा है। 73 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका अगर हम लोग आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा। पहला कथन गलत है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है। ब्राज़ील में गन्ना और USA में मक्का इथेनॉल के लिए मुख्य कच्चे माल हैं, लेकिन पहला कथन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि भारत ऐसे प्रथम स्थानों में से एक बन सकता है जहाँ आर्द्र बल्ब तापमान वेट बल्ब टेम्परेचर नेमी तौर पर 35 डिग्री से अधिक होगा। निम्नलिखित कथनों से कौन सा इसके बारे में सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो देखिए इसका व्याख्या क्या है कि सर्वाधिक संभावना है कि प्रायद्वीपीय भारत बाढ़ उष्णकटिबंधीय चक्रवात और सूखे से ग्रस्त होता है। मानव समेत सभी प्राणियों की उत्तर जीविता प्रभावित होगी, क्योंकि उनके लिए पसीने के माध्यम से अपने शरीर के ताप को निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों के दोनों चेतावनी भारत के बारे में ही कहा गया है। किसी देश का राजकोषीय घाटा 50,000 करोड़ है, 50,000 करोड़ राजकोषीय घाटा है। इसे गैर ऋण सर्जक पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से 10,000 करोड़ प्राप्त हो रहे हैं, 10,000 करोड़ कहीं से प्राप्त हो रहे हैं।
उस देश की ब्याज देयताएँ 1500 करोड़ है तो उसका सकल प्राथमिक घाटा कितना है। प्राथमिक घाटा राजस्व घाटा का फॉर्मूला आपको पढ़ना होता है। राजकोषीय नीतियाँ जब आप पढ़ते हैं तो वहीं से इस सवाल दो न्यूमेरिकल जैसे सवाल पूछे गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा 48,500 करोड़ इसका घाटा हो जाएगा। प्राइमरी जो डेफिसिट है वो 48,500 करोड़ हो जाएगा। भारत के 15वें वित्त आयोग के सिफारिशों के बारे में पूछा गया है। 76 नंबर सवाल है। देखिए क्या पूछा गया, इसने राज्यों द्वारा शिक्षा परिणामों में उन्नयन लाने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए वर्ष 22-23 से 25-26 तक 4,800 करोड़ के अनुदान की अनुशंसा की है। संघ के करों के निवल आगम 45% राज्य के साथ बांटा जाना चाहिए। सभी राज्यों के लिए कृषि सुधार और क्रियान्वयन हेतु निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के रूप में 45,000 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। इसके राजकोषीय निष्पादन को पुरस्कृत करने हेतु कर प्रयास निष्कर्षण यानी कि टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया को फिर से प्रारंभ किया गया है। तो ये 4 कठिन स्टेटमेंट दिए गए हैं जो सीधा 15वें वित्त आयोग की सिफारिश से कॉपी पेस्ट किया गया है। 76 का आंसर क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर सही दिया हुआ है। पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर सही दिया हुआ है और पाँचवा यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इस प्रकार के सवाल को हमेशा स्किप करना चाहिए तो सही रहता है वो। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक के बारे में निम्नलिखित विचार कीजिए। यह मध्यम आय वाले देशों को ऋण व गारंटी प्रदान करता है। यह गरीबी कम करने विकासशील देशों की सहायता के लिए अकेले ही कार्य करता है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप के पुनर्निर्माण में सहायता हेतु की गई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई थी। यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक नाम है इसका IBRD। IBRD क्या है भाई, 77 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ। आसान सवाल था ये। अगला सवाल देखिए कि RTGS और नेफ्ट के बारे में पूछा गया है। 2 तकनीक होते हैं बड़े फंड के ट्रांसफ़र के लिए। ऑनलाइन बड़े ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं, UPI में तो छोटे मोटे ट्रांजैक्शन होते हैं, बड़े का मतलब मैं कह रहा हूँ 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, इस प्रकार के ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो RTGS और नेफ्ट ये 2 प्रणाली भारत में काम करती है। ये रिपीटेड सवाल है, PYQ से पूछा गया, UPSC के PYQ से ही। RTGS में भुगतान उसी क्षण हो जाता है, जबकि नेफ्ट के मामले में भुगतान करने में कुछ समय लगता है। रियल टाइम एक में लगा हुआ है। RTGS में ग्राहक से आवक लेन देन के लिए प्रभार लिया जाता है, जबकि नेफ्ट में ऐसा नहीं होता है। RTGS के लिए कतिपय दिनों में प्रचालन के घंटे सीमित हैं, जबकि नेफ्ट में ऐसा नहीं है। RTGS आप रोज़ नहीं कर सकते हैं, जबकि नेफ्ट आप कभी भी कर सकते हैं, रोज़ कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है केवल 1 यहाँ पर सही दिया हुआ है, केवल 1 यहाँ पर सही दिया हुआ है। इसका आंसर ए हो जाएगा। RTGS में तत्काल निपटान होता है, लेकिन शुल्क व समय प्रतिबंध लागू नहीं है इस पर। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, बांग्लादेश 79 नंबर। उपयुक्तों से भारत के अलावा ऐसे कितने देश हैं जहां पर UPI के द्वारा भुगतान स्वीकार किए जाते हैं। हाल ही में बहुत सारे देशों में UPI का प्रसार किया गया है। 79 का आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। कौन कौन से देश हैं भाई, तो UAE, फ्रांस और सिंगापुर में है। UAE कहाँ गया भाई, UAE ये गया फ्रांस और सिंगापुर में है। जर्मनी और बांग्लादेश में अभी इसको स्वीकृत नहीं किया गया है। PM सूर्य घर बिजली योजना के बारे में सवाल पूछा गया है। 80 नंबर सवाल पर हम लोग आ गए हैं। इसका लक्ष्य मैंने करवाया हुआ है न्यूज़पेपर डिस्कशन में। करंट अफेयर जितने सवाल पूछा है सारे करवाए हुए हैं। कुछ दिनों में प्रूफ सहित आपको पोस्ट भी कर दूंगा। जितने करंट अफेयर के सवाल पूछे गए सारे के सारे करवाए हैं। IBRD भी करवाया है, एथेनॉल करवाया है, सारे सवाल करवाए हैं। इसका लक्ष्य आवासीय सेक्टर में 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल लगवाना है। 80 का डायरेक्ट आंसर पर जाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 इसका सही होगा, यानी कि 80 का आंसर डी हो जाएगा। तीनों के तीनों सही है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का लक्ष्य छतों पर सौर पैनल लगाने का है। उसके प्रचालन, अनुरक्षण, मरम्मत के करने के विषय में आधार स्तर पर। ठीक है भाई, यही है। लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, सौर पैनल भी लगाया जाएगा, जॉब क्रिएशन किया जाएगा। इसका लक्ष्य क्षमता निर्माण के स्कीम घटक के अंतर्गत नए कौशल सिखाकर कौशल का उन्नयन कर 3 लाख से अधिक कुशल जनशक्ति सृजित करना, ये भी इसका लक्ष्य रखा गया है। 80 का आंसर डी हो जाएगा। भारतीय राजव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है, यानी कि कोई अधिनियम बना हुआ है तो अध्यादेश के जरिए उस अधिनियम में संशोधन हो सकता है। अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है, किसी मूल अधिकार को कम कर सकता है। क्या अध्यादेश जारी करके अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावित हो सकता है। अध्यादेश बैक डेट से जाकर के उसको प्रभावी बनाया जा सकता है क्या। बहुत ही अच्छा सवाल है, शानदार पॉलिटी का सवाल है। 81 का आंसर हो जाएगा सी। पहला और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, पहला और तीसरा सही दिया हुआ है। दूसरा जो है वो गलत है, क्योंकि आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी
अध्यादेश, कानून या संशोधन अगर मूल अधिकारों को कम करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको ख़त्म कर देगा, उसको शून्य घोषित कर देगा, उसको निष्क्रिय कर देगा। 82 नंबर सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश एक किले से राजधानी का नाम पड़ा और राज्यों में 2 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं क्या? नागालैंड, यह एक राज्य एक संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर अस्तित्व में आया है। त्रिपुरा, भारत प्रारंभ में यह भाग गौ पार्ट सी राज्य था। यह 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होने पर केंद्र शासित राज्य क्षेत्र बना और बाद में इसने एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया है। तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा? 82 का आंसर हो जाएगा, सभी तीनों के तीनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और क्षेत्रीय परिषद, 3 के बारे में यहाँ पर कहा गया है। उपयुक्त में से कितनी भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित हुई हैं? मतलब संविधान में किसकी किसकी चर्चा की गई है? 83 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 की चर्चा की गई है। अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद संवैधानिक नहीं है। यहाँ पर भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कतिपय बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है। क्या भारत के संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि राज्यपाल कब अपने विवेक से फैसला लेगा और कब सरकार के आदेश के तहत में चलेगा? तो क्या ऐसा संविधान में लिखा हुआ है? भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भले ही वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा न भेजा गया हो अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। अगर राज्य का राज्यपाल ने कोई एक्ट राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए नहीं भी भेजा है तो भी राष्ट्रपति अपने आप विवेकानुसार उस एक्ट को अपने जांच पड़ताल के लिए रख सकता है। तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, पहला और दूसरा दोनों को दोनों यहाँ पर गलत दिया हुआ है। भारत के संविधान में उपबंध किसके अधीन कथित है? ये आगे मैच करना है आपको, कौन कौन से सही सुमेलित हैं यहाँ पर। तो 85 में देखिए कि यहाँ पर क्या है? राज्य के लोक सेवा में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण, ये आर्टिकल 50 का भाग है, बिल्कुल सही है। हमारी सामसिक संस्कृति की समृद्धि विरासत का महत्व का समझना, उसका परिरक्षण करना मूल्य कर्तव्य, ये भी सही दिया हुआ है। कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, यहाँ पर सभी के सभी सही दिए हुए हैं, बिल्कुल सही दिया हुआ है, वो मूल अधिकार का भाग है। भारत के संविधान के संदर्भ में यदि 5वीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा? 86 का आंसर हो जाएगा बी, केवल यहाँ पर 2 सही होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे क्षेत्र में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका की शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता है। संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्र के पूर्ण प्रशासन को अपने हाथों में ले सकती है। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, इसका आंसर बी हो जाएगा कि 5वीं अनुसूची के तहत में अगर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है तो केंद्र सरकार राज्यपाल के जरिए वहाँ का प्रशासन संभाल सकती है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड, कॉयर बोर्ड, राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। 87 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाए, केवल एक यहाँ पर सही है, केवल एक सही। केवल कॉयर बोर्ड यहाँ पर सही से मिलान किया हुआ है जो भारी उद्योग मंत्रालय संबंधित है, बाकी दोनों यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगला सवाल है कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। 7वीं अनुसूची में सूची 1 संघ सूची, किसी राज्य की कार्यपालक शक्ति का विस्तार, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, यहाँ पर 3 दिए हुए हैं। उपयुक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित है? यानी कि विशेष संशोधन किस किस विषय पर हमें करना पड़ेगा अगर हम उसमें कुछ परिवर्तित करना चाहते हैं तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा? इन तीनों में ही परिवर्तन के लिए हमें विशेष संशोधन करना पड़ेगा। पहला है राज्यों में सूची यानी कि शक्तियों का बंटवारा, दूसरा किसी राज्य की कार्यपालक शक्ति का विस्तार या कम करना, राज्यपाल के पदों के लिए शर्तें, ये तीनों पूरे के पूरे संघ को प्रभावित करेंगी, इसलिए इन तीनों से पहले हमें अनुमति लेना पड़ेगा। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। किसी राज्य का राज्यपाल अपने पदों की शक्ति और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी या जारी नहीं की जाएगी। किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी बात के लिए किसी भी न्यायालय में कार्रवाई के लिए दायी नहीं होगा। किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य जो है उसने सदन में जो चीज़ बोला है उसके लिए वो किसी न्यायालय में उसको नहीं खड़ा किया जा सकता है। तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं, तीनों के तीनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं। कोई आंसर में कोई मुझसे मिस्टेक हो रहा हो, कुछ गलती हुआ हो तो आप कृपया करके बताएं, मैं उसको करेक्ट करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, ऐसा होता है, यूपीएससी के सवाल है। 100% सही आंसर निकालना किसी के भी बस की बात नहीं होती है। हो सकता है कि जीएस में किसी फैक्ट में ऊपर नीचे हो गया हो या मैंने गलती से कुछ कहीं पर कर दिया हो, तो ऐसा कुछ होता है तो आप मुझे बताइएगा। 15 जून से बीपीएससी का टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है, तो उसमें अगर जुड़ना हो तो भी जुड़ सकते हैं।
कच्चे तेल का उत्पादन, पेट्रोलियम का परिष्करण और संग्रहण वितरण, पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन व विक्रय, प्राकृतिक गैसों का उत्पादन। उपयुक्त क्रियाकलापों में कितने हमारे देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा विनियमित किए जाते हैं? तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 3, केवल 3, केवल 3 यहाँ पर होगा। PNGRB कच्चे तेलों को छोड़कर पेट्रोलियम गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो जो कच्चे तेल का उत्पादन है इसको छोड़ करके ये तीनों के तीनों नियंत्रित कर सकता है। ये गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजधर्म मेरा धर्म हो गया, राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है, ये कब दिया था? 91 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। उन्होंने बोला था द्वितीय गोजमेल सम्मेलन के दौरान लंदन में ये बोला था उन्होंने कि राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है। अगर राज हम पर ब्रिटेन के लोग करेंगे तो उनका विद्रोह करना, राजद्रोह करना मेरा धर्म हो गया है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की, डांसिंग गर्ल, ये किस पदार्थ की बनी हुई है? तो ये कांसे की बनी हुई है। 92 का आंसर सी हो जाएगा। चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा, कौन उनका वकील बना था? तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? CR दास बने थे, CR दास बने थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, वैसे एक चीज़ और है यहाँ पर कि कहीं कहीं पर यह भी दिखाता है कि मदन मोहन मालवीय जी भी किससे लड़े थे। तो मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत भी ऑप्शन में दिखा रहा है जो मैंने सर्च किया है, और CR दास भी दिखा रहा है। तो आप कृपया करके इसको एक बार रीचेक कर लें। 93 को एक बार रीचेक कर लीजिएगा। अगर मुझसे इसमें अशुद्धि हो रही हो तो आप कृपया करके करेक्ट कर सकते हैं। मदन मोहन मालवीय भी दिखाता है, मदन मोहन मालवीय जी का नाम भी आता है कि उन्होंने भी लड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, निम्न से किस एक घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध कर रहे थे, सभी क्षेत्रों में से उसके उन्मूलन की अपील कर रहे थे, अपने राजनीतिक व सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया? तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पूना समझौता के दौरान उन्होंने किया था, पूना समझौता हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित फलों पर विचार कीजिए, पपीता, अनानास, अमरूद, उपयुक्त में से कितने 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए थे? तो 95 का आंसर हो जाएगा केवल 2, केवल 2 हो जाएगा। पपीता और अनानास भारत में लाए गए, अमरूद अपने यहाँ का स्वदेशी ही है। अगला है कि यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील उपयुक्त में से कितने में 4 से अधिक समय जोन है, टाइम जोन है, ये पूछा जा रहा है। तो 96 का आंसर हो जाएगा केवल 3। कहाँ पर? तो यूके, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 4 से अधिक टाइम जोन है, 4 से अधिक टाइम जोन है। किसमें? यूके, छोटे से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 4 से अधिक टाइम जोन बनाए गए हैं। अगला सवाल है, साइबेरिया में अनादिर, ये साइबेरिया है, यहाँ पर अनादिर है, और ये अलास्का है, यहाँ पर नोम है। एक दूसरे कुछ ही किलोमीटर दूर हैं, किंतु जब इन शहरों में लोग जाते हैं तो नाश्ते के लिए तैयार होते हैं तब अलग अलग दिन होता है। ठीक है भाई, मतलब मॉर्निंग में अलग अलग दिन होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बीच से यहाँ पर डेट की लाइन गुजर रही है, डेट की लाइन गुजर रही है। जब अनादिर में सोमवार होता है, जब रूस में सोमवार होता है, तब नोम में मंगलवार होता है। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर क्या होगा? जब अनादिर में सोमवार होगा तो नोम में यहाँ पर रविवार होगा। एक दिन पीछे चलता है, एक दिन पीछे चलता है। तो केवल 1 यहाँ पर सही होना चाहिए, केवल पहला यहाँ पर सही होना चाहिए, दूसरा यहाँ पर गलत होना चाहिए। इनमें से कौन आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का संस्थापक था? तो पेरियार हैं, PV रामास्वामी नायकर नाम है इनका, पेरियार नाम है। बोत्सवाना हीरा, चिली लिथियम, इंडोनेशिया निकेल, किसके लिए कौन सा जाना जाता है? 99 का आंसर हो जाएगा सी। सभी तीनों के तीनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं। 100 नंबर सवाल है कि मैलोर्का और इटली क्षेत्र लिखा हुआ है, नॉर्मंडी ये स्पेन लिखा हुआ है, नॉर्मैंडी भी इसको कहा जाता है, सार्डिनिया ये फ्रांस लिखा हुआ है। उपयुक्त कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही सुमेलित है? कौन से सही है ये आपसे पूछा गया है। 100 का आंसर हो जाएगा डी, कोई सा भी सही नहीं है। मोलार्का स्पेन में है, ये स्पेन में है, ये स्पेन हो जाएगा। और नॉर्मैंडी फ्रांस में है, नॉर्मैंडी फ्रांस में है। और सार्डिनिया जो है ये इटली में है। तो इनमें से कोई सा भी सही नहीं है, तीनों के तीनों गलत हैं। कोई आंसर में कुछ गलत हुआ हो तो सहृदय उसको स्वीकार करने को तैयार हो। यूपीएससी के पेपर है, सॉल्व मैंने इतनी जल्दी किया है, वही बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए भी। तो क्योंकि यूपीएससी के पेपर है, हर पेपर की एक प्रतिष्ठा होती है, यूपीएससी के पेपर की होती है भाई। 100% सही कोई भी नहीं हल कर पाते हैं, सब आंसर के भरोसे बैठे होते हैं कब उसका सटीक आंसर की आएगा और उसको मिलाएंगे। तो कहीं पर कुछ फैक्चुअल एरर हुआ हो तो आप निश्चित तौर पर कमेंट करके मुझे बताएं। अगर उसमें सही की गुंजाइश होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट भी कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। पेपर कठिन है, कठिन है, आसान कतई नहीं है पेपर।
कठिन पेपर है। जो यूपीएससी का लेवल होता है वो लेवल का ही पेपर है, उससे कम नहीं है। थैंक यू सो मच आप सभी का।